हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर जागृति मीना। हम यहाँ पर क्रोमेटोग्राफी पढ़ रहे हैं। क्रोमेटोग्राफी के अंतर्गत हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी स्टार्ट कर चुके हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी में हमने लास्ट लेक्चर में उसका पूरा क्लासिफिकेशन देखा था और साथ ही साथ में एक एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी जो है उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी और साइज एक्सक्लूसिव क्रोमेटोग्राफी को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होती क्या है, पहले इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। दिस फॉर्म ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन अ थिन फिल्म formed on the surface of a solid support by a liquid stationary phase. Solid equilibrate between the mobile phase and the stationary phase. जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में है, इसमें आपकी जो स्टेशनरी फेज होती है वो लिक्विड होती है और जो मोबाइल फेज होती है वो लिक्विड या फिर गैस हो सकती है। और जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है, इसमें हमारे पास जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर में जो कंपोनेंट होते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या हम कहें कि हमारे सैंपल मिक्सचर में उपस्थित कंपोनेंट का पार्टीशन हो जाता है, इसलिए हम इसे पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। और ये पार्टीशन किसके बीच में होता है? मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज के बीच में होता है। इसमें स्टेशनरी फेज लिक्विड होती है, ये मैंने आपको बता दिया, और मोबाइल फेज भी लिक्विड या गैस हो सकती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पेपर क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पर देखिए, इस डायग्राम में भी हम समझ सकते हैं कि ये स्टेशनरी फेज है और ये मोबाइल फेज है। इन दोनों फेज के बीच में कंपोनेंट का पार्टीशन हो रहा है, यानी कि कंपोनेंट अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। इसी कारण से इसको पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। Now the principle of partition chromatography. Separation of component of a sample mixture occur because of partition. Partition chromatography में जो component का separation होता है वो इसी कारण से होता है कि component का partition हो जाता है, या component जो है वो अलग अलग जगह पर distribute हो जाते हैं stationary phase पे। इसी कारण से component का हम separation कर पाते हैं। Stationary phase is coated with a liquid which is immiscible in mobile phase. जो स्टेशनरी फेज होती है उसमें लिक्विड उपस्थित होता है, या हम ये कहें कि स्टेशनरी फेज जो है वो लिक्विड के साथ में कॉटेड होती है, और ये जो लिक्विड होता है वो मोबाइल फेज में इनमिजिबल होता है या मोबाइल फेज में सॉल्यूबल नहीं होता है। मोबाइल फेज में भी हम लिक्विड को ले रहे हैं, तो जो स्टेशनरी फेज में लिक्विड है वो उस मोबाइल फेज में जो हमने लिक्विड लिया है उसमें सॉल्यूबल नहीं होगा। पार्टीशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ सैंपल बिटवीन सैंपल एंड लिक्विड और लिक्विड गैस स्टेशनरी फेज रिटार्डेड सम कंपोनेंट ऑफ सैंपल मोर एज कंपेयर टू अदर। दिस गिव्स बेसिस फॉर सेपरेशन। ठीक है, द स्टेशनरी फेज immeasurabilize the liquid surface layer which become stationary phase. Mobile phase passes over the coated absorbent and depending upon relative solubility in the coated liquid, separation occur. The component of sample mixture appear separated because of difference in their partition coefficient. मतलब जो कंपोनेंट है सैंपल मिक्सचर में, उसमें क्या होता है कि कंपोनेंट का जो पार्टीशन कोफिशिएंट होता है वो अलग अलग होता है, और इसी कारण से ये सेपरेट आउट हो जाते हैं। इसको हम पेपर क्रोमेटोग्राफी से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर इस डायग्राम में हम देख सकते हैं ये एक पेपर की स्ट्रिप है। ठीक है, ये जो पेपर है वो क्या है? क्रोमेटोग्राफिक पेपर है। अब ये जो क्रोमेटोग्राफिक पेपर है, एक्चुअल में ये जो पेपर है वो स्टेशनरी स्टेट नहीं है। पेपर के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि लिक्विड है वाटर, क्योंकि अभी हमने कहा कि स्टेशनरी फेज लिक्विड होती है, तो पेपर के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारी स्टेशनरी फेज है, पेपर हमारा स्टेशनरी फेज नहीं है। तो इस क्रोमेटोग्राफिक पेपर को हम लेते हैं इसमें,
और इस क्रोमेटोग्राफिक पेपर के ऊपर हम सैंपल के डॉट्स लगाते हैं। ठीक है, फिर इस पेपर को हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं। सॉल्वेंट का मतलब है मोबाइल फेज। जैसे ही हम इस सॉल्वेंट के अंदर इस पेपर को डिप करेंगे तो सॉल्वेंट क्या होगा, मूव करेगा। ठीक है, अब सॉल्वेंट जब मूव करता है तो वो क्या करता है, अपने साथ साथ में जो कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर के उसको भी ले जाता है। तो पेपर के ऊपर सॉल्यूट या सैंपल मिक्सचर की डॉट लगाते हैं, फिर इसे सॉल्वेंट में डिप करते हैं और ये सॉल्वेंट मोबाइल फेज होता है और इस सॉल्वेंट के साथ में मिक्सचर में उपस्थित कंपोनेंट मूव करते जाते हैं। जो कंपोनेंट स्टेशनरी फेज में ज्यादा सॉल्यूबल होते हैं वो कम दूरी तक मूव कर पाते हैं, और जो स्टेशनरी फेज में सॉल्यूबल हो जाते हैं और जो स्टेशनरी फेज में सॉल्यूबल हो जाते हैं वो क्या करते हैं, वो तो कम दूरी मतलब कम दूरी तक जा पाते हैं, क्योंकि वो सॉल्यूबल हो गए तो वो वहां के वहीं रुक जाते हैं। और जो कंपोनेंट मोबाइल फेज में ज्यादा सॉल्यूबल होते हैं वो क्या करते हैं, मोबाइल फेज में सॉल्यूबल होकर के ज्यादा दूरी तक मूव कर जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो पिंक कलर के डॉट हैं वो यहीं पर है नीचे की तरफ, तो इसका मतलब ये स्टेशनरी फेज में ज्यादा सॉल्यूबल है, तो ये यहीं पर रह गया। ठीक है, ये रेड कलर है या पिंक कलर कुछ भी कह लो इसको। देन पर्पल कलर थोड़ा सा ऊपर चला गया क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी स्टेशनरी फेज में कम है लेकिन मोबाइल फेज में ज्यादा है, तो ये मोबाइल फेज के साथ साथ में ऊपर चला गया। और फिर उसके बाद में ब्लू जो है वो सबसे ऊपर है। इट मीन्स इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो मोबाइल फेज में ज्यादा है, इसलिए ये मोबाइल फेज के साथ में मूव होकर के ऊपर चला गया। तो कुल मिला के जो ब्लू कलर का सैंपल है हमारा या ब्लू कलर का जो कंपोनेंट है उसका जो ट्रैवलिंग टाइम है वो सबसे ज्यादा होता है। और इस प्रकार से जो कंपोनेंट है वो अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और फिर हम इन कंपोनेंट को सेपरेट आउट कर लेते हैं। अब जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है उसको भी आगे क्लासिफाई किया गया है। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी दो प्रकार की होती है। पहला है लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इसमें स्टेशनरी फेज लिक्विड होगी और मोबाइल फेज भी लिक्विड होगी। दूसरा है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो स्टेशनरी फेज तो लिक्विड होगी ही सही, ये मैंने आपको बताया था, और मोबाइल फेज चेंज हो सकती है तो मोबाइल फेज क्या होगी, गैस हो जाएगी, तो इसलिए ये गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हो गई। तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी जो है वो दो प्रकार की होती है। Ion exchange chromatography. Ion exchange chromatography is a process that allows the separation of ion and polar molecules based on their affinity to the ion exchanger. ठीक है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में आयंस या पोलर मॉलिक्यूल का सेपरेशन होता है और ये सेपरेशन इस बात पर बेस्ड होता है कि आयन या मॉलिक्यूल जो हैं जिनको हमें सेपरेट करना है उनकी आयन एक्सचेंजर के साथ एफिनिटी कितनी है, मतलब वो आयन एक्सचेंजर के साथ में कितने अट्रैक्टिव होते हैं, उनकी अट्रैक्शन पावर कितनी है आयन एक्सचेंजर के साथ में। It can be used for almost any kind of charged molecule including large protein, small nucleotides and amino acids. इसका यूज जनरली हम लार्ज प्रोटीन्स, स्मॉल न्यूक्लियोटाइड्स और एमिनो एसिड्स के सेपरेशन में किया जाता है, या इन को जो है वो ऑलमोस्ट आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी द्वारा सेपरेट आउट किया जाता है। और इसके अंदर जो सॉल्यूशन होता है जिसे हम इजेक्ट करते हैं वो सैंपल कहलाता है और इंडिविजुअली सेपरेट कंपोनेंट आर कॉल्ड एनालाइट्स होते हैं। इट इज ऑफन यूज इन प्रोटीन प्यूरिफिकेशन, वाटर एनालिसिस एंड क्वालिटी कंट्रोल। इसका जो जनरली यूज किया जाता है वो प्रोटीन प्यूरिफिकेशन में या वाटर एनालिसिस में और क्वालिटी कंट्रोल में यूज किया जाता है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी है और इसमें कंपोनेंट का सेपरेशन एक कॉलम में किया जाता है और ये जो कॉलम होता है वो रेजिन से पैक होता है और ये जो रेजिन होती है वो स्टेशनरी फेज की तरह काम करती है या एब्जॉर्बेंट की तरह काम करती है। इस डायग्राम से हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को इजीली समझ सकते हैं। ये देखिए एक कॉलम है जो कि रेजिन द्वारा पैक्ड होता है और ये जो बीड्स, ये जो ब्राउन कलर के दिख रहे हैं वो रेजिन के बीड्स होते हैं। रेजिन जो है वो छोटे छोटे बीड्स के रूप में होता है और इन बीड्स के साथ में एक फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। तो ये जो रेजिन है वो स्टेशनरी फेज की तरह काम करती है।
हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कॉलम इक्विलिब्रियम। कॉलम इक्विलिब्रियम में क्या होता है, ये जो येलो कलर के हैं ये है रेजिन, और जो ब्लू कलर के हैं वो है नेगेटिव आयन। अगर रेजिन में बीड्स पॉजिटिव चार्ज को कैरी करते हैं तो उसके साथ में जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होगा वो नेगेटिव होगा। अब हम इधर देखें तो इधर रेजिन जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, तो इसके साथ जो फंक्शनल ग्रुप है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। इट मीन्स जो रेजिन के जो बीड्स हैं वो जिस चार्ज को कैरी करते हैं उसका अपोजिट उसके साथ में फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। और ये जो अपोजिट ग्रुप जो होता है, जो फंक्शनल ग्रुप होता है, ये फंक्शनल ग्रुप ही हमारे सैंपल के जो कंपोनेंट हैं उनके साथ में रिप्लेस होता है या एक्सचेंज होता है। ठीक है, आयन एक्सचेंजर का मतलब यहाँ पर रेजिन ही है, मतलब उसी को हम आयन एक्सचेंजर कहेंगे। और अभी मैंने बताया कि रेजिन के साथ में या तो पॉजिटिवली चार्ज फंक्शनल ग्रुप होगा या फिर नेगेटिवली चार्ज होगा। पॉजिटिवली चार्ज कब होगा, जब रेजिन की बीड्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज होगी, और नेगेटिवली चार्ज फंक्शनल ग्रुप कब होगा, जब पॉजिटिवली चार्ज रेजिन की बीड्स होगी। ठीक है, अब हम इसमें से सैंपल गुजारते हैं इस कॉलम में से। ठीक है, जिसमें रेजिन पैक है और रेजिन के साथ में फंक्शनल ग्रुप तो अटैच है, ये तो मैंने बता ही दिया। तो क्या होगा जब हम इसमें से सैंपल को गुजारेंगे तो रेजिन की बीड्स के साथ में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो सैंपल में जो आयन उपस्थित होते हैं उनसे रिप्लेस हो जाता है, या उन आयनों का एक्सचेंज हो जाता है, आपस में वो आयन एक्सचेंज हो जाते हैं। मतलब बीड से जो अटैच आयन है वो तो क्या होते हैं, बाहर की तरफ रिमूव हो जाते हैं, और जो हमारा सैंपल का जो आयन है वो बीड से जाकर के अटैच हो जाता है। मतलब उस आयन को तो वो धक्का दे देता है और खुद अटैच हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए रेड जो है वो सैंपल का आयन है और ये जो येलो है ये बीड्स है, तो बीड्स में पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर नेगेटिव आयन आकर के अटैच हो गया, और ये जो नेगेटिव आयन पहले से इसके साथ अटैच था बीड के साथ में वो रिमूव हो गया। तो हमारे सैंपल का नेगेटिव आयन ने बीड्स के साथ जो अटैच नेगेटिव आयन थे उसको रिमूव कर दिया या उसको रिप्लेस कर दिया, या हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों आयन का एक्सचेंज आपस में एक्सचेंज हो गया। तो ये जो है वो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल होता है। और आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी भी दो तरह की होती है, एनायन एक्सचेंज और केटायन एक्सचेंज। इसको अभी हम आगे समझेंगे। Principle of ion exchange chromatography. Ion exchange chromatography is based on the relative retention of the ion during their progress through an ion exchange column which has functional group of positive charge attached to its surface. ये मैंने आपको बता दिया, जो functional group होगा वो positive charge होगा अगर beads negative charge है तो। The stronger the charge on the ion, the greater is the retention time in the column. Ion chromatography is used to separate organic or inorganic charged substance. The stationary phase used are based on typical ion exchange resin. ये मैंने आपको बताया स्टेशनरी फेज के रूप में हम रेजिन को काम में लेते हैं, जो कॉलम होता है उसको हम रेजिन के द्वारा पैक करते हैं। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में अभी मैंने आपको बताया कि जो रेजिन होता है उससे हम कॉलम को पैक करते हैं। अब रेजिन के जो बीड्स होते हैं उनके साथ में फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, ये भी मैंने आपको बताया। अब ये फंक्शनल ग्रुप को हम काउंटर आयन भी कह सकते हैं। अब ये जो काउंटर आयन्स होते हैं ये इस फिक्स बीड के साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा जुड़े होते हैं, इसलिए ये आसानी से अलग हो जाते हैं। लेकिन जो बीड्स होते हैं वो सरफेस पे कोवैलेंटली बॉन्डेड होते हैं, इसलिए ये रिमूव नहीं होते हैं। एक ये बात इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बता दी कि जो बीड्स और काउंटर आयन है उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, और जो सरफेस और बीड्स है उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, अब रेजिन के आधार पर ही या हम ये कहें कि रेजिन की जो बीड्स है वो जो चार्ज कैरी करती है उसके आधार पर दो तरह की क्रोमेटोग्राफी होती है, केटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी और एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो solute cation are attached to negatively charged site covalently bond to the stationary phase. ये मैंने आपको बता दिया covalently bonded होता है stationary phase से, है ना।
अब इसमें क्या होगा, कैटायन एक्सचेंजर स्टेशनरी फेज, इसमें क्या होगा कि इसको इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए कैटायन एक्सचेंज और एनायन एक्सचेंज। तो पहले कैटायन एक्सचेंज को हम समझे, तो ये देखिए ये यहाँ पर ये रेजिन्स हैं, ठीक है। अभी इसके अंदर सैंपल नहीं डाला है, दूसरी स्टेप जो है इसमें हमने सैंपल डाल दिया। अब कैटायन एक्सचेंज में क्या होता है कि जो रेजिन्स के जो बीड्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं और उसके साथ में कैटायन जुड़ा हुआ होता है। अब हम सैंपल जैसे ही इसके अंदर डालेंगे तो क्या होगा कि जो सैंपल के जो कैटायंस हैं वो क्या करेंगे, वो आकर के रेजिन के बीड्स के साथ में जुड़े हुए कैटायन को रिप्लेस कर देंगे। इट मीन्स यहाँ पर कैटायन और कैटायन का ही एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए इसको कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। अब यहाँ हमने सैंपल डाल दिया, तो देखिए ग्रीन कलर के जो हैं वो कैटायंस हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये ब्लू कलर का जो रेजिन के बीड्स हैं इनके साथ में आके जुड़ जाते हैं, और ये येलो कलर के जो कैटायंस हैं जो कि पहले बीड्स के साथ में जुड़े हुए थे वो क्या हो गए, वो रिमूव हो गए, वो उससे दूर हो गए बीड्स से। अब यहाँ पर अगर हम चलें तो यहाँ पर अब क्या होगा, ये पॉजिटिवली जो चार्ज हैं वो कुछ तो जुड़ जाएंगे और कुछ आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब हम एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, रेजिन की बीड से जुड़ा हुआ एनायन सैंपल में उपस्थित एनायन के साथ में एक्सचेंज हो जाता है। यहाँ पर दोनों एनायन एनायन का एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए हम इसे एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। अब यहाँ पर रेजिन की बीड जो है येलो कलर की है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है और इससे जुड़ा हुआ जो फंक्शनल ग्रुप है वो नेगेटिवली चार्ज है। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप जो नेगेटिवली चार्ज है वो क्या होगा, वो इस रेड वाला जो है हमारा सैंपल है जो कि नेगेटिव आयन है, इस नेगेटिव आयन के साथ में एक्सचेंज हो जाएगा। तो इस तरह से ये एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कहलाएगी। नेक्स्ट जो क्रोमेटोग्राफी है हमारी वो है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। इसकी डेफिनेशन पहले हम देख लेते हैं। साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, जिसको हम SEC भी कहते हैं, is a chromatography method in which molecule in a solution were separated by their size। मतलब कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो मॉलिक्यूल हैं वो साइज के आधार पर सेपरेट होते हैं। एंड इन सम केस मॉलिक्यूलर वेट, और कई केस में ये मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर भी सेपरेट आउट होते हैं। इट इज यूजली अप्लाइड टू लार्ज मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स सच एज प्रोटीन एंड इंडस्ट्रियल पॉलीमर्स। इनका यूज जनरली बड़े मॉलिक्यूल्स के लिए होता है, और जैसे कि प्रोटीन्स होते हैं या इंडस्ट्रियल पॉलीमर्स होते हैं, उनको सेपरेट करने में किया जाता है। टिपिकली व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट द सैंपल थ्रू द कॉलम, द टेक्निक इज नॉन एज जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी वर्सेस द नेम जेल परमिशिएबल क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, विच इज यूज व्हेन एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज यूज एज मोबाइल फेज। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी को डायग्राम द्वारा भी समझ सकते हैं हम। यहाँ पर देखिए ये जो पिंक कलर के पार्टिकल है वो छोटे पार्टिकल है, और रेड कलर के जो मॉलिक्यूल्स हैं या जिनको हम पार्टिकल कहें वो साइज में बड़े हैं, और ये जो ब्लू कलर का है ये इसमें स्टेशनरी फेज है। तो स्टेशनरी फेज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी साइज के जो पार्टिकल होते हैं या उनसे जो छोटे पार्टिकल होते हैं वो तो क्या करते हैं, उसमें से निकल करके मूव कर जाते हैं, लेकिन जो बड़े पार्टिकल होते हैं वो मूव नहीं कर पाते हैं। तो द लार्ज पार्टिकल कैन नॉट एंटर जेल, जो लार्ज पार्टिकल होता है वो स्टेशनरी फेज में एंटर नहीं कर पाता। यहाँ देखिए लाल कलर का बड़ा है मॉलिक्यूल और ये ब्लू कलर की स्टेशनरी फेज है, तो इसका साइज इतना ही है। तो ये जो रेड कलर का मॉलिक्यूल है वो इस जेल के अंदर एंटर नहीं कर पा रहा है। आर एक्सक्लूडेड, दे हैव लेस वॉल्यूम टू ट्रैवल एंड इल्यूट सूनर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये इसके अंदर नहीं जा पाता है तो क्या करता है, फिर ये इसके बाहर से चले जाएंगे। देखिए इसके बाहर से ये चले जाएंगे, और बाहर से चले जाएंगे तो ये जल्दी से इल्यूट हो जाएंगे, ठीक है। और स्मॉल पार्टिकल कैन एंटर जेल, जो स्मॉल पार्टिकल है वो क्या है, जेल के अंदर एंटर कर गए। एंड हैव मोर वॉल्यूम टू ट्रैवल, और ये जो है वो मोर वॉल्यूम टू ट्रैवल होता है, और द इल्यूट लेटर, ये जो है बाद में इल्यूट होते हैं। क्यों, क्योंकि ये जेल के अंदर चले गए,
तो ये अब क्या करेंगे, धीरे धीरे मूव होंगे। तो धीरे धीरे मूव होंगे, इसलिए ये बाद में इल्यूट होंगे। और जबकि बड़े पार्टिकल है, इनको जगह ही नहीं मिली फंसने के लिए, तो ये फटाफट से बह करके नीचे आ जाएंगे। तो इस तरह से साइज के अकॉर्डिंग भी हम जो मिक्सचर है उसमें से कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं, और साइज के आधार पर अलग करने के लिए साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी को यूज किया जाता है। अब है प्रिंसिपल। अ मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल डिसॉल्व इन लिक्विड, द मोबाइल फेज इज अप्लाइड टू क्रोमेटोग्राफी कॉलम विच कंटेन अ सॉलिड सपोर्ट, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्फीयर और बीड्स। क्या होता है कि इसमें भी एक कॉलम होता है जिसके अंदर बीड्स होते हैं, जैसा कि अभी हमने रेजिन से भरा हुआ कॉलम देखा है ना, उसी तरह से जिस तरह से रेजिन में बीड्स होते हैं, इसी तरह से इसमें भी बीड्स होते हैं। और ये बीड्स से भरा हुआ जो कॉलम है, मीन्स उसके अंदर जो स्टेशनरी फेज है वो क्या है, जेल है, ठीक है। तो उसके जो बीड्स हैं वो स्टेशनरी फेज का काम करेंगे। और जो मिक्सचर है, अ मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल डिसॉल्व इन अ लिक्विड, जो मिक्सचर होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं मिक्सचर के, उनको हम लिक्विड में डिसॉल्व कर लेते हैं, और ये जो लिक्विड होता है वो मोबाइल फेज की तरह काम में आता है। द मास ऑफ बीड्स विद इन द कॉलम इज ऑफन रेफर टू एज कॉलम बेड। जो बीड का मास होता है वो क्या होता है, विद इन द कॉलम, ठीक है, कॉलम के अंदर होता है, और इज ऑफन रेफर टू एज ए कॉलम बेड, और इसको हम जनरली कॉलम बेड से रेफर करते हैं। द बीड्स एक्ट एज ट्रैप्स, बीड्स जो है वो ट्रैप्स की तरह काम करते हैं। ट्रैप्स की तरह क्यों, क्योंकि इस बीड्स के अंदर जो मॉलिक्यूल है वो क्या होते हैं, फंस जाते हैं, ये उनको ट्रैप कर लेता है, इसलिए ट्रैप की तरह काम में काम करते हैं या एक्ट करते हैं। एंड फंक्शन टू फिल्टर स्मॉल मॉलिक्यूल विच बिकम टेम्परेरी ट्रैप्ड विद इन द पोर्स, ठीक है। लार्ज मॉलिक्यूल आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बीड्स, जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, इन बीड्स के अंदर ट्रैप नहीं हो पाते हैं, और वो आगे चले जाते हैं या बह जाते हैं। लार्ज सैंपल मॉलिक्यूल कैन नॉट और कैन ओनली partially penetrate the pore, whereas a small molecule can access most or all pores। जबकि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बीड्स के अंदर ट्रैप हो जाते हैं, और ट्रैप होने के कारण क्या है, वो धीरे धीरे मूव करते हैं। जबकि लार्ज पार्टिकल जो है वो जनरली ट्रैप नहीं हो पाते हैं बीड्स में, या पार्शली ट्रैप्ड होते हैं तो भी वो जल्दी से निकल जाते हैं। Those large molecule elute first, ये मैंने आपको बताया कि लार्ज मॉलिक्यूल इसलिए इल्यूट हो जाते हैं पहले, और स्मॉलर मॉलिक्यूल इल्यूट लेटर, और इसी कारण से स्मॉल मॉलिक्यूल बाद में होते हैं इल्यूट, क्योंकि वो उसके अंदर फंसे हुए रहते हैं बीड्स के अंदर। while molecule that can access all the pores elute last from the column. Particles of different size will elute through a stationary phase at different rate, ठीक है। तो इस तरह से जो साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी है वो काम करती है, किसके बेस पर, मॉलिक्यूल की साइज के बेस पर।